अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर है। नाज़रीन, इससे पहले आज क्योंकि कराची बहुत इशू है, वज़ीर आज़म भी तशरीफ़ ला रहे हैं, आर्मी चीफ भी तशरीफ़ ला रहे हैं और एक बहुत ही अहम शख्सियत है जिन्होंने पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, चीफ मिनिस्टरशिप को रन किया और लाहौर को बहुत ऊपर ले गए, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब। तो वज़ीर आज़म का एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट भी है और वो ये है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या होगा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक पैकेज देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैकेज है, ये ज़रा देखें, मेहमान भी देखें, फिर उनसे सवाल करते हैं। कराची शहर और उसके आसपास बारिश के पानी की निकासी के कुदरती रास्तों के साथ गुज़श्ता 40 सालों के दौरान जो हशर हुआ है, इसका नतीजा शहर भुगत रहा है। इस तल्ख हकीकत को तस्लीम करने के बजाय सिर्फ किसी पर इल्जाम लगाना काफी नहीं है। कराची के नालों की सफाई और बारिश के पानी की निकासी की बुनियादी जिम्मेदारी KMC और DMCs की है, जो वो निभाने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। ये सोल्जर बाजार ड्रेन की सूरत हाल है। इस पर 2 बैंक और सुनार मार्केट तामीर की गई है। इसी ड्रेनेज पर गर्ल्स कॉलेज का एक हिस्सा, गवर्नमेंट स्कूल, शाइन कॉम्प्लेक्स, सुप्रीम कोर्ट की कार पार्किंग, हत्ता कि सूबाई मोहतसिब का दफ्तर भी इसी नाले पर बना हुआ है। इसी ड्रेनेज पर KMC मार्केट, औरंगजेब मार्केट भी तामीर की गई है। लियारी में मोहम्मद शाह रोड पंचर नाले पर ककीर ग्राउंड का एक हिस्सा तामीर है। गोश्त मार्केट भी इसी पर तामीर है। अल सैयद मोहम्मद शाह रोड पर ये 2 मसाजिद भी नाले के ऊपर ही तामीर की गई है। मंजूर कॉलोनी नाला कोरंगी रोड पर इसकी चौड़ाई कम करके छोटा कर दिया गया है। कयूमाबाद के पास इसको मट्टी से भरकर DHA ने जमीन निकालकर बंगले तामीर कर दिए हैं। कैंट स्टेशन से आने वाला नाला क्लिफ्टन तक पहुंचते 50 फुट चौड़ा हो जाता था, लेकिन इस पर जमात खाना तामीर करके इसको 36 इंच के पाइप में तब्दील कर दिया गया, जो नहर ख्याम में जाकर गिरता है। मदीना कॉलोनी नाले की हालत देख सकते हैं और सिंगर चौरंगी पर भी नाले की निकासी कम होकर रह जाती है। ये औरंगी का सबसे बड़ा नाला है, जिसको दोनों अतराफ में इंक्रोचमेंट करके छोटा कर दिया गया है, जहां बारिश में सैलाब जैसी सूरत पैदा हो गई थी। मियां वाली नाले को पाइप्स लगाकर छोटा कर दिया गया है। इससे पानी का अखराज कम होता है। जबकि सबसे बुरी हालत गुजर नाले की है, जो 250 फुट चौड़ा था लेकिन अब 60 फुट का रह गया है। उसको भी जगह जगह पाइप लगाकर पानी के बहाव को मुतासर किया गया है। ये हरियाणा नाला था, अब उसकी हालत ये है। इसको मुकम्मल तौर पर इंक्रोच करके इस पर तामीरात कर दी गई है। ये कराची में पानी की कुदरती रास्तों का नक्शा है। इन रास्तों से बारिश और ड्रेनेज का पानी गुजर कर लियारी या मली नदी या बराह रास्त समंदर में जाकर गिरते हैं। इस सूरत हाल में शहर डूबेगा नहीं तो क्या होगा? गुज़श्ता 40 सालों में शहर के साथ जो हशर किया गया है, इसका हिसाब उनसे लिया जाए जो उस वक्त सफेद और सयाह के मालिक थे। लेकिन मौजूदा हुकूमत को इन पुरानी बीमारियों का इलाज तलाश करके शहरियों को इस अजाब से निजात दिलानी है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी नाज़रीन, ये आपने पैकेज देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैकेज है और जिस तरह आपने देखा कि किस तरह इंक्रोचमेंट हुई है, क्या साइज़ है, इस इशू के ऊपर और बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं, पहले उनका तारुफ कराते हैं, एक ब्रेक पे जाते हैं, फिर आके सवाल करते हैं। मेरे साथ हैं रशीद गोडल साहब। रशीद गोडल साहब की शख्सियत ये है कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी वक्त गुजारा है इन्होंने, आधा पूरा इन्होंने, और आजकल PTI के बहुत अहम रहनुमा हैं और इस वक्त कराची का मैंडेट PTI के पास है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, मेरे साथ हैं जनाब ब्रिगेडियर हारिस साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत से ऐसे सवालात हैं जो इस वक्त कैंटोनमेंट और आर्मी और इस सवाल के हवाले से आ रही है, वो भी हम इनसे पूछेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। और फ़हीमुज़्ज़मा साहब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, कराची की रग रग से वाकिफ़ हैं, अक्सर प्रोग्रामों में आके प्रॉब्लम्स भी बताते हैं, सोल्यूशन भी बताते हैं। आज फिर हमने इनको बुलाया। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। रशीद गोडल साहब, आप करीब बैठे हैं और वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं और एक कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेकर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कई दफ़ा वज़ीर आज़म पहले आ चुके हैं और ये जो मैंने एक पैकेज दिखाया था अभी, इस पैकेज में
कराची की निकासी के हवाले से नालों का जिक्र है और उसमें दिखाया गया है कि कराची के नालों का क्या हशर है और इंक्रोचमेंट दिखाई गई है और उसमें एक सवाल उठाया गया है कि इसके ज़िम्मेदार कौन हैं और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आपके लिहाज से ये जो इतनी बड़ी तबाही इस नाले के ज़रिए पूरे कराची के साथ हुआ है, कौन ज़िम्मेदार होगा सर? शुक्रिया डॉक्टर दानिश, पैकेज बहुत अच्छा है। मैं कराची का रहने वाला हूँ और कराची के रहने वाले पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो देख के आदमी को अफसोस ही होता है कि इस शहर के साथ क्या कुछ किया गया। कभी ज़बान के नाम पे, कभी मज़हब के नाम पे, जगह जगह पे जिसकी जो मर्जी आई बैठ गया। मैंने कुछ दिनों पहले बल्कि फ़हीम भाई से अभी बात की कि मैं सपोज़ करो मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास मकान नहीं है, मैं 30-35 साल से किराए पे रहता हूँ। मैं किराए पे रहता हूँ, पता नहीं किस तरह कमा के किराया देता हूँ, लेकिन एक बंदा जो आके किसी जगह झोपड़पट्टी लगाता है किसी के कहने पे, फिर थोड़े दिन बाद वो पक्का मकान बन जाता है, इसके बाद वो कच्ची आबादी लीज हो जाती है, तो फिर जब वो मकान तोड़ा जाता है किसी वक्त, कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, किसी कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो जो हुकूमत में पार्टी होती है उसको गालियाँ पड़ रही होती हैं और सारी पार्टियाँ उसके साथ खड़ी होती हैं। जिसने एक नाजायज जगह पे कब्जा किया हुआ और मीडिया भी उनके साथ खड़ा होता है कि आप मजलूम बन जाता है, गरीब के दुश्मन हो, गरीब के दुश्मन हो। उस शहर के साथ जो कुछ आए करते रहे, लेकिन इस नाम पे गरीब के दुश्मन हो या मजहब के नाम पे हम ब्लैकमेल होते रहे ना, तो ब्लैकमेल होते रहे तो पिछली सारी हुकूमतें कसूरवार हैं। अब कराची वाले सारे मिलके, कराची वाले पाकिस्तान को टैक्स देते हैं, 68% टैक्स देते हैं, चले कोई 60% कहता है, ये तो मरकज को देते हैं सर, तो लेना 93% सिंध गवर्नमेंट को। यही तो कहना, आपने एक चीज बताई थी ना, मैं तो तुझे बताने लगा था डॉक्टर साहब, आपको जल्दी थी ना। अच्छा चले कोई बात तो 93% सिंध गवर्नमेंट को देते हैं। अब इनके सबके मफाद कराची से लगे, कराची को देना कुछ नहीं है। देखिए अभी कुछ दिनों पहले शेख रशीद साहब मिनिस्टर है, मैं पीटीआई में हूँ, तो मिनिस्टर हुकूमत पीटीआई की है, तो उन्होंने पिंडी में अभी तकरीर करते हुए बोला कि मुझे जो खाली प्लॉट नजर आता है मैं स्कूल बना लेता हूँ, कॉलेज बना लेता हूँ, और नाला लई पे 70 अरब रुपए खर्च होंगे। मैं समझा शायद 7 अरब रुपए बोलते होंगे, थोड़ी ज़बान फिसल गई होगी, थोड़ी बड़ी बढ़के भी मार लेते हैं। तो फिर मैं कराची में रहने वाला, क्या किसी ज़बान का बोलने वाला हूँ, मैं कराची में रहता हूँ, पाकिस्तान का शहरी इतना ही हूँ जितने वहाँ के लोग हैं। तो फिर मुझे सवाल बनता है कि 70 बिलियन रुपीज़ एक नाला लई को देते हो तो मेरे शहर को क्या दे रहे हो। अच्छा, इसी के दूसरे दिन फवाद चौधरी का बयान आता है कि जी इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं और पाकिस्तान इनकलाब की तरफ जा रहा है, पहली बसें लाहौर जाएंगी। बिल्कुल जाए, लाहौर भी हमारा शहर है, लेकिन कराची में तो बसें नहीं आ रही, ग्रीन लाइन बनी हुई है, बसें नहीं आ रही। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जाना था, 2 करोड़ की बस होगी, 3 करोड़ की होगी, 100 बसों के पैसे कितने होंगे? कराची के लिए इतने पैसे नहीं है। तो ये जो सारे रवैये हैं ना, चाहे वफाक के हों, प्रोविंस के हों, जहाँ जब जब हुकूमतें रहीं, वो रवैये ऐसे थे कि वो तासुब की फ़ज़ा बढ़ी, और तासुब की फ़ज़ा जब बढ़ी तो तासुब पे सियासत होने लगी। जब तासुब पे सियासत होने लगी तो ये तेरा इलाका, ये मेरा इलाका, ये तेरा इलाका, मेरा इलाका, उस पर कब्जे शुरू हो गए। ये कब्जे 15, 20, 25 साल के अंदर बढ़े हैं। 30-40 कब्जे कराता है कौन है? हुकूमत कराती है, पार्टी कराती है, कौन कराती है? सियासी पार्टियां होती हैं, उसमें हुकूमत नहीं कराती। फिर हुकूमतें तो यहाँ तो हुकूमत में रहकर लोग जो हुकूमत का हिस्सा थे उन्होंने सर इंक्रोचमेंट करवाई है। तो डॉक्टर दानिश, मैं एक बात आपकी, कौन सी ऐसी पार्टी नहीं है सर यहाँ पर ऐसी है? कौन सी ऐसी हुकूमत नहीं है? आप कहते हैं जी हुकूमत। मैं आपकी बात की तो बिल्कुल तायद करता हूँ, तस्वीर भी करता हूँ आपकी बात की कि पार्टियां नहीं करती, दिमाग से ही क्लियर कर ले सब, पार्टियां नहीं करती। अच्छा। पार्टियों में कुछ लोग होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, वो करते हैं। मैं भी तो एमकेएम में था, है ना, मैंने अपना फ्लैट बेच के, अपने ऑफिस बेच के अपना इलाज कराया। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको खांसी आती होगी तो दुबई लंदन जाते होंगे। नहीं, आपको तो आपको बहुत बड़ा आप नॉलेज में होगा। मसला कहने के मैं यही कह रहा हूं ना सर, देखिए ताकत जो होती है जिनके पास होती है वही तो करते हैं डॉक्टर साहब। तो आप कैसे नहीं कह सकते सर किसी इलाके का सेक्टर इंचार्ज है या किसी इलाके का वजीर है या किसी इलाके का आपका सूबाई वजीर है, सर वही लोग तो करा रहे हैं ना।
उस ये इदारे नहीं करा रहे हैं, पहले बता दें करा रहे हैं नहीं करा रहे? नहीं सर ये बताएं ना पहले। मैं बोलता हूं ना कि क्या इन लोगों ने कराया ही नहीं कराया? लेकिन ये पार्टी तो है ना सर। बिल्कुल एग्री करता हूं। और पार्टी का हेड देख रहा है सर, बिल्कुल पार्टी का हेड देख रहा है ना, बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, बिल्कुल मैं या नहीं कर रहा है। छोटी सी मिसाल, ये तो आप जैसे चंद लोग हैं जो इस पार्टी में होते हैं लेकिन असूलों की सियासत करते हुए शहीद हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। मैं आगे जाता हूं, मैं आगे बोल दीजिए। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे हमारा इदारा आर्मी है, क्या कोई जनरल पैसे बनाते हुए नहीं पकड़ा गया? उस इदारे ने उसका कोर्ट मार्शल किया, पैसा रिकवर कराया। यहां भी एक सिस्टम बने डॉक्टर साहब, हमारे पास सिस्टम की कमी है। लोग तो पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ईमानदार लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जिनसे खुशामद नहीं होती उनको सियासत में हिस्सा नहीं वो तो बहुत बड़ी वो है। मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। कराची का इश्यूज है, अभी एक डिमांड हो रही है। अभी आपने देखा कि कराची में वजीर आजम भी आ रहे हैं, आर्मी चीफ भी आ रहे हैं। तो एक सवाल बन रहा है सर कि, और एक सवाल ये भी आ रहा है कि कराची को मैंने देखा बिजनेस कम्युनिटी वाले कह रहे हैं कि जी आर्मी के हवाले कर दो, कोई कहता है कि जी मरकज के हवाले कर दो। अच्छा, मरकज के लेवल पर एक सवाल उठ रहा है कि भाई वो मरकज जो कि एक इदारा PIA नहीं चला पा रही है, एक इदारा वापडा नहीं चला पा रही है, एक इदारा FBR नहीं चला पा रहा है, लंबी लिस्ट है 49, वो नहीं चला पा रहा है, मईशत नहीं चला पा रही, सिफारत नहीं चला पा रही, सारा फौज कर रही है, सिफारत भी फौज कर रही है, मईशत भी फौज देख रही है, गटर लाइन भी फौज देख रही है। अब वो आर्मी चीफ आ रहे हैं कराची के मसाइल के लिहाज से। तो क्या वाकई ये सही सोल्यूशन है कि कराची को फौज के हवाले कर दिया जाए? देखें डॉक्टर, वजह यह कि आप अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुनते हो? अवाम जो अवामी नुमाइंदे रहते हैं, फिर उसको असम्बली में आते हैं, फिर हुकूमत बनती है, एक टीम कैप्टन बनता है, वोट फॉर उनके लिए काम करें ना, लेजिस्लेशन करनी है, कामयाब करना है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए 4 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 इज़ द गुड गवर्नेंस, फुकतान। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मेरिट। नंबर 3 ज़ीरो करप्शन, और अगर करप्शन तो रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। ये 4 चीज़ें चाहिए, चारों का फुकदान। ठीक है, आप यहाँ से उतरते हैं सऊदी दुबई में, देखेंगे कैसे लाइन में खड़े होते हैं सब, कोई एक बंदा इधर उधर हिलता है, बिकॉज देयर इज अकाउंटेबिलिटी वहाँ पर। तो ये करने की ज़रूरत है। सेकेंड है कि फिर फौज को बदनाम किया जाता है, जी फौज आगे फौज आगे। आपकी क्यों ना गवर्नेंस इतनी अच्छी हो कि अवाम तुर्की की तरह कहे जी नहीं, नोबडी विल कम, आवर पीपल आर द बेस्ट, नोबडी डेयर कमिंग। सो आप जब ये काम करते हैं तो उससे आपके सामने 12-13 साल तक हमारी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, कोई रीज़न है कि कराची में ठीक ना हो? कराची इस मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरे रेवेन्यू देती है, और मेरे ख्याल में एक साल में कोई 200 अरब रुपए का रेवेन्यू सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को मिलता है, और वो उसके ऊपर खर्च कितना आप वो देख लें। वो सर अच्छा, इकोनॉमिक इंजन कौन सा आपका? एग्रीकल्चर, वहाँ 55 या 60 करोड़ साल का रेवेन्यू आता है। तो ये चीज़ें मसला। आपने सिंध गवर्नमेंट को यहाँ पे पॉइंट कर दिया, हमने यहाँ पर आपके पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कर दिया, लेकिन जो 27-30% पूरा कराची है वो तो आपके अंडर आना है सर। ये पूरा डिफेंस के जो हालात हैं तो और इसको सर्व कौन कर रहा है सर? और इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट का कोई भी है, लेकिन तबाही है और अरबों रुपए का टैक्स है। क्या कहेंगे इशू? ये देखें, इशू ये हो गया इस दफ़ा तो ऑनेस्टली ये अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हुई हैं ऑल ओवर द पर्टिकुलर सिंध के अंदर। इवन मेरी एग्रीकल्चर सजावल में आई नो हाउ मच वी हैव लॉस्ट राइस क्रॉप, सारा बारिश के नहीं। ये जो उबाल आया है सिर्फ एक बारिश की वजह से आया है। ये बरसों डिफेंस के लोग तकलीफ में थे सर, कचरा नहीं उठता है वहाँ पर अंडरहैंड लाइन नहीं है, वर्कर्स नहीं पहुँचते सर, एक लॉट ऑफ थिंग्स है, मैंने दिखाई नहीं आपका। फिर भी फेज 8 नया जो बना है वो बेहतर बना है। ये पुराने सिस्टम को, गटर सिस्टम ही गलत बनाए गए, दरमियान में सड़क के बना दिए, वो आप सारे टूट। अब आप 30% की जिम्मेदारी किसकी है सर? 30% देखें, आर्मी की प्रॉब्लम पता है क्या है? आर्मी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फिर मिलिट्री लैंड कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो किसके अंडर आते हैं वो देखना है, और फिर लैंड में पूरी सिविल पॉपुलेशन भी आई हुई है, वो आर्मी ऑफिसर बहुत कम रहते हैं। सर एक सर्विंग तो आपकी सुपरवाइज तो आप ही लोग है, कर रहे हैं ना सर, एक सिविल यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, उसको तो आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें सपोर्ट तो है ना सर। आपको पता है 1980 में ये ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद कौमी असेंबली ने पास किया DHA का, फिर रूल्स के तहत कैंटोनमेंट बने हैं, लेकिन सर इनको सुपरवाइज कौन कर रहा है? ये क्या इसको इनकार करेंगे क्या आप? 24
कंटोनमेंट तो बहुत पुराने बने हुए हैं ना, 1981 का ये बहुत पुराने हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर। लेकिन आप फिर अभी भी देखेंगे कि आप ये एक साल के अंदर डीएचए में देखें कितना फर्क आ जाएगा, और आप बाकी कराची में देख लें सर क्या फर्क है, मुझे बताएं ना। अभी आएगा, आ जाएगा, मगर गुलिस्तान जौहर में नहीं आएगा। हाँ, वहाँ भी कैंटोनमेंट बोर्ड है। हाँ वहाँ, लेकिन एनालिसिस फिर सब जगह करेंगे ना। फिर कितने कैंटोनमेंट एरिया हैं सर? 7 हैं, 6 हैं? 6 कैंटोनमेंट कैंटोनमेंट बोर्ड है कराची में। देखिए लोग कहते हैं ये आर्मी की लैंड है, इट्स नॉट आर्मी की लैंड, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लैंड है, ठीक है ना। अच्छा, आर्मी के पास जो लैंड हैं या एयरफोर्स के पास या आर्मी के पास, नेवी के पास, वो अलग है, ठीक है ना। अब ये तो आप समझते हैं कि ये डिमांड सही है कि कराची को फौज के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि कराची के मसाइल पहले फौज को फौज के हवाले कर दो, ठीक है ना, फौज को फौज के हवाले करो। फिलहाल आप जो है इसमें जो आप कराची को देखो, सबसे बड़ा मसला क्या है हमारे यहाँ इस वक्त एक बहस चल रही है, और 99.99% लोग जो वो उस बहस का हिस्सा हैं या बहस कर रहे हैं, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहे हैं अपने हालात को, वो ये जानते नहीं कि मसला है क्या। देखो कराची दुनिया के 8-10 मेगा सिटीज में से एक है। दुनिया का कौन सा मेगा सिटी है कि जिसकी जब गिनती होती है तो उसकी गिनती जो है, जो उसकी सही आबादी है, आप वो भी नहीं गिनते। यहाँ तो देते ही नहीं, ठीक है ना। आप कराची में मैं 2.5 करोड़ से ज्यादा है सर। 3 करोड़ मैं बैठ के साबित कर सकता हूँ मैथमेटिकली कि कराची की आबादी, अच्छा इसी कितनी होगी सर? नहीं देखिए, आपके लिहाज से कितनी देखिए होगी? 2008 में जो सेंसस होने जा रहा था, उस वक्त सेंसस ब्लॉक्स बने थे, 14,994 ब्लॉक्स बने, हाउस काउंट हुए थे, और नहीं सेंसस ब्लॉक। उसके बाद उन सेंसस ब्लॉक में औसतन 250 घराने होने थे, और इस वक्त जो पाकिस्तान का औसत अर्बन घराने का साइज निकला है वो 6 का निकला है। तो आप अगर 14,000, देखिए एक काम और कर लीजिए, कराची में तो ये आपने उसको ले आए 100, अगर मैं आबादी जो आपने डिक्लेयर किए उस हिसाब से 157 हाउस होल्ड्स इन अ सेंसस ब्लॉक है। लाहौर में तकरीबन 290 बन जाते हैं। तो भाई 17,500 वहां के न्यूमरेटर को भी दे रहे हो, यहाँ के भी दे रहे हो, यहाँ वाले से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है, ठीक है ना। आपको कितनी होगी सर? आपके लिहाज से कितनी आबादी होगी? कोई 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ होगी ना। मतलब और इन्होंने शो किया है 16 लाख 18 लाख समथिंग। 1 करोड़ 60 लाख अर्बन की, 1 करोड़ 40 लाख और 20 लाख जो है मलिर में डाल दी, ठीक है। वो 9 लाख थी, वो उसको 20 लाख के करीब, 21 लाख के करीब ले आए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को 40 लाख के ऊपर ले गए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 29, डिस्ट्रिक्ट साउथ 17 लाख। इस हिसाब से आप डीएचए कर रहे हो, 5,28,000 30,000 के करीब आबादी बनती है डीएचए की। सो देखिए, तो वो भी अगर 5 लाख आबादी जो आपके करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं, अगर उनके मसाइल वहां हल नहीं हो रहे हैं, तो फिर कौन पूछता है न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लांडी वगैरह को सर? डीएचए के अंदर रहने वाले कोई टैक्स नहीं देते, जो आपको हिल पार्क का एरिया देता है, जो उधर करता है। जो एग्री की बात से एग्री करता, मैं बात क्या बात करते हैं कि डीएचए वाले टैक्स नहीं देते? रहने वाले देते हैं, रहने वाले टैक्स, सेल टैक्स का सबसे बड़ा सर साल का 80,000 से उसका देते हैं जो पानी नहीं, वो मैं उस टैक्स की बात नहीं कर रहा, कचरे का देते हैं जो कचरा नहीं उठता है, उसकी बात नहीं कर रहा, रोड का देते हैं जो रोड नहीं बनता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं फाइन भाई, जो सेल टैक्स, इनकम टैक्स की बात हो रही है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। अच्छा सर, वो तो फिर वो 28 के करीब है सर। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब है कि जब आप अपने शहरों को, अभी 7वां डिस्ट्रिक्ट बना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, इट्स बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। कराची में आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो। कराची के शहरियों का मसला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कराची के शहरों का बुनियादी शहरी सहूलियात हैं, ठीक है। 98 में 1 करोड़ आबादी थी कराची की, 22,000 बसें थी। कब थी सर? 1998 में। 1998 में 1 करोड़ आबादी थी। 1947 में 4,50,000। नहीं, कतई नहीं थी। अरे बाबा नहीं थी ना, मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्ड का हिस्सा है सर। आप क्या कह रहे हैं? 4,50,000 और पाकिस्तान की पूरी आबादी 75 लाख। मेरी बात और सर वेस्ट पाकिस्तान की आबादी 33 लाख
और ईस्ट पाकिस्तान की आबादी 42 लाख। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप मना कर रहे हैं चला सर? गया हैं 1947। अच्छा सुनो सुनो शायद देखिए ये डॉक्टर साहब मसला ये है चले आप तो 1990 की बात की कर रहे हैं। देखिए अंग्रेज सेंसस करता था, 1941 में सेंसस हुआ, फिर उसके बाद 1951 में सेंसस। चले 51 का ले लें। अच्छा छोड़ दें, चले उस बहस में ना पड़े, ठीक है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि यार जब आप शहरों को आप बुनियादी सहूलतें देने के लिए आप तैयार नहीं हो, उनको एडमिनिस्ट्रेट। कराची के अंदर अगर आज भी रशीद गोडेल बैठे हैं, डॉक्टर बीडा हारिस बैठे, मेरे ख्याल में ये इस बात को वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कराची का मसला ये नहीं है कि कराची फेडरल गवर्नमेंट को कितना टैक्स देता है, कराची का ये मसला भी नहीं है कि सिंध प्रोविंस जो है कितना टैक्स लेती है। कराची का मसला ये है कि आप कराची को एम्पावर नहीं करते, और एम्पावर करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इख्तियार देना नहीं होता, जिम्मेदारी देना भी होती है। सुनिए ना, तो अगर मैं पूछ रहा हूं कौन देगा सर? देखिए जो नहीं दे रहा 73 साल से कानूनन कराची सिंध का हिस्सा है, और सिंध हुकूमत का जो सिंध लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहां से आपको गवर्नेंस का सिस्टम मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ तो लड़ाई हो रही है सर। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2001 में बहुत सारे इदारे थे, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में सब चीज अलहदा कर दो सिंध से। किसको? कराची को जो सिंध से अलहदा करने के नारे लग रहे हैं या वफाक के हवाले कर रही है, इसी वजह से तो लग रहे हैं कि आप कराची को या कराची के शहरियों को आप एम्पावर नहीं करते। अगर आप उनको एम्पावर करते हैं किसी मैं कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करूंगा कि कराची को सिंध से आप अलहदा कर दें, मगर मैं ये तो घुटनों के बल आके हाथ जोड़ के कह सकता हूं कि भाई लोगों को जिंदा रहने का इख्तियार दे दो, हक दे दो, बाकी काम वो खुद कर डालेंगे। कराची के अंदर टैक्स, भाई आप बात कर रहे हैं, आपने भी दिखाया कितने बड़े नाले और क्या, कराची के नाले आज भी हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना है, आपने कहा 4.5 लाख, नहीं बात तो सुनो ना, 4.5 लाख की आबादी थे, उससे पहले भी नारे बहते थे, आज भी नाले बहते हैं। बदनसीबी देखिए, हमारी हुकूमतें कहती हैं हमारे पास 10-12 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक देगा तो हम इसको, यानी मोहल्ले से नाली बनाना, नदी में डालना। हम सब यहाँ बैठे, क्लिफ्टन पुल की जो फ्लाईओवर है उसकी जड़ में लिली रोड नाला है, चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड, वहां पर 3 दिन घुटनों पानी रहा, नीचे नाला चल रहा है। आप 500 फीट के फासले पर 33 स्ट्रीट की कोने पे मेरी बेटी का घर है, वहां से समंदर नजर आता है। 500 फुट नहीं कर सकते सर। मैं यही सवाल एक आपसे करूंगा, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं कि 73 साल में मुझे बताइएगा कि 73 साल में, क्योंकि ये डिज़ाइन किया गया था, ये जो कराची ये चंद लाख के लोगों के लिहाज से किया गया था ना सर, आप तो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, मुझे ये बताइए 73 साल में इसके बुनियादी ढांचे में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है सर? जो मेरी नॉलेज के लिहाज से तो कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ, बल्कि तबाही आई है। एक बात तो मैं लेके अभी ब्रेक पे जाऊंगा, फिर वापस आता हूँ। नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक सर। जिस तरह मैंने एक सवाल उठाया था कि 73 साल हो गए, अच्छा एक सर लाहौर है बन गया सर है? और उस पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कहते हैं 5 साल में शहबाज शरीफ ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, 73 साल में कराची में नहीं हुई है। उन्होंने अभी बताया कि जी, आपने बताया था कि जी 68% से ज़्यादा मरकज़ को देता है कराची, और 98% से ज़्यादा 93% जो है वो आप कहते हैं उस पर देता है। कराची की आबादी बढ़ी, ठीक है सर। कराची का बेसिक मसला क्या है सर? कराची का बेसिक मसला है आबादी के हवाले से ट्रांसपोर्ट होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इसी तरीके से कच्ची आबादी उनका इशू है सर। इलेक्ट्रिसिटीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। क्या वजूहत है सर? बुनियादी ढांचे में आज तक किसी भी हुकूमत ने कराची के ऊपर सरमायाकारी नहीं की। बिल्कुल, अगर आप बुनियादी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कब्जा ज़्यादा हुआ है, निचोड़ा ज़्यादा गया कराची को, कराची पे लगाया नहीं गया। तभी तो यहाँ पे तासुब की लहरें चली ना। इस वजह क्या है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? सब है, सबसे ज्यादा सब है डॉक्टर साहब, सब है। आप
मुझे बताएं कि भाई आप तो नहीं PMLN को वोट नहीं देते कराची वाले, समझ आता है, पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते, समझ आता है, वो दोनों कराची के फेवर नहीं करते हैं। 11 इलेक्शन में कराची में MQM को सर पर बैठाया है सर, और वो MQM जो वजीर आजम डिसाइड करती है, वो MQM जो सूबाई हुकूमत में भी रही, मरकज में भी रही, सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन था? डॉक्टर साहब मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि अगर वो सारे सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते तो तासुब की सियासत करता कौन, सवाल है ना। अच्छा, तो ये सियासत की वजह से नहीं हुआ है। कराची में पैसा लगता नहीं है, खाया जाता है। अब जो भी MNA MP को फंड मिलते हैं, सेनेटर्स को मिलते हैं, तो वो एक बंदा बैठा होता है, वो PC बना देता है। और भाई इंफ्रास्ट्रक्चर PWD वाले जो है ना, कॉन्ट्रैक्टर वाले या टाउन वाले या दोनों करते हैं। आजकल सुना 32% का जिक्र आ रहा है सर। किसी आजकल जो पैसे आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से पूछ लीजिए। नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्टर से पूछा है। हाँ, वो ये कह रहा है कि वो फिर सच बोल रहा होगा, झूठ क्यों बोलेगा वो? तो ये इसका मतलब ये है कि आज जो 2 साल में आपकी हुकूमत ने जो पैसे दिए हैं, उसमें 32% जो है वो कहीं और जा रहा है। आप कह रहे हो ना, तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, बात तो मुझे कंप्लीट करनी है, आप बात को वहां घुमा ले जाते हैं। अच्छा सर, एक MNA MP या सेनेटर वो PC बनाता, उसको क्या समझ, जब तक वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना जाना हो, इलाके को ना जाना हो। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, मैंने शायद आपने पहले भी दी होगी कि जब मैं नाजिम था, जब MNA बना, तो गुलशन टाउन ने एक PC बनाई और आलमगीर रोड का नेशनल कॉलेज से कोकन ग्राउंड तक का रोड बनाने के PC बनाई, टेंडर हो गया। मैंने जब वहां गया, मैंने देखा, मैंने बोला कर क्या रहे हो आप? यहाँ पे तो इन प्लॉटों पे कमर्शियल बिल्डिंग बननी है, 14 बिल्डिंग के तो नक्शे पास हो चुके हैं। आप लाइन को ठीक नहीं करोगे, सेवरेज को, आप वाटर सही नहीं करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पोल नहीं करोगे, तो आपको हर 6 महीने बाद रोड खोदनी पड़ेगी। उस बात बंदे ने मेरी बात मानी, उसमें दोबारा से टेंडर कैंसिल करके करा। लेकिन कितने कराची की सड़कें ऐसी हैं जो किसी न किसी के फंड से बनती हैं, उसमें अंडरग्राउंड में क्या काम हो रहा है किसी को नहीं पता। आपका घर है, सपोज करो आप 600 गज या 1000 गज पे रहते हो, और वो घर डिक्लेयर हो गया कमर्शियल। मैं बिल्डर अगर हूं तो मैंने आपका घर खरीद रहा कि मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। यहाँ रहते थे 5 लोग, मैंने 100 फ्लैट बनाए, हर फ्लैट में 5 लोग, 500 इंफ्रा, तो वही 2 इंच की नाली, 4 इंच की नाली। ये बेसिक मसला है, बेसिक मसला इशू यही है। कराची अनप्लान्ड सिटी बड़ा है, जिसकी जो मर्जी है, जिधर मर्जी है कब्जा करके बैठ गया। कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, कभी कोई चाइना कटिंग, कोई मास कटिंग, पता नहीं क्या क्या कटिंग की, कभी जबान के नाम पे कटिंग की, कभी किसी के नाम कटिंग की। इस शहर को तो नोच लिया गया ना। इस शहर को जो देखने वाले थे, चाहे वो MQM थी, पीपल्स पार्टी थी, ये नून लीग थी, या व्हाट्सएवर कोई भी था, या दूसरे इदारे थे, उन्होंने कभी रोका इसको? क्योंकि सबकी दुकानदारी लगी हुई थी। कराची किसी प्लानिंग से नहीं बढ़ा। आप गुलशन इकबाल देखो, आप नाजिमाबाद देख लो, जब कैपिटल था, नाजिमाबाद की नॉर्थ सड़कें बड़ी बनी हुई, क्योंकि कैपिटल बन रहा था वो। इसके बाद अयूब खान का जमाना था जी। इसके बाद तो जिसका जमाना भी आया, उसने लूटा ही जमाना है, तबाया है। लेकिन इसको अपना ही जमाना है कि लूटो घुसुटो निकलो। अच्छा, ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी NFC फंड आता है मरकज से पीपल्स पार्टी के पास, पीपल्स पार्टी PMC फंड के जरिए लोकल बॉडीज को दे, पैसे नहीं देते, रोक लेते हैं। ये तो मैंने असेंबली में कितनी बार कहा कि नेशनल फाइनेंस अवार्ड की तरह एक प्रोमोशन फाइनेंस अवार्ड बनाओ। है सर, नहीं एग्जिस्ट करता है सर, नहीं है ना, वो तरीकाकार ही नहीं है, वो पैसे देने का तरीकाकार ही पैसे नहीं देने। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो राजा होता है, जिसकी जाए जिधर चाहे खर्च करे। अच्छा सर, खर्च कहाँ करते हैं? मैं तो थर की हालत भी वही देखता हूँ, पूरा सिंध ऐसा है, तो ये पैसा जाता कहाँ है सर? सर वो इसीलिए कहाँ जाता है, इसीलिए तो आपको पता और कहाँ जाता है, नैब बुलाता है, कोर्ट बुलाती है, इसीलिए तो बुलाती है। लेकिन पर पकड़े भी तो जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है सर। कहाँ जाता है, क्या होता है? मैं जरा सर आपकी तरफ आता हूँ। क्या सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर सफारती मसाइल हमारी फौज करे, इस वक्त मुल्क के हालात आप बॉर्डर्स के देख लें, किस तरह लोग कुर्बानी दे रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारी फौज के जवान जो हैं शहीद हुए, मेरे रेजिमेंट के भी शहीद हुए ना सर, किस तरह शहीद हुए सर वजीरिस्तान में। इस तरह नए नए काकुल से निकले हुए लोग अपने मुल्क के लिए शहीद हो रहे हैं। ये सर क्रिक के इलाके में मैं गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ 25,000 में लोग किस तरह वहाँ पर मुल्क के लिए जो है ना वहाँ पे काम कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि ये कराची का मसला हो, गटर का मसला हो, सफारत का मसला हो, मईशत का मसला हो, क्या हर काम फौज करेगी? देखें, यही तो सबसे बड़ी ये हमारी, और अगर फौज करेगी सर
तो फिर इनकी क्या जरूरत है? यही तो देखें, यही तो ये मैं आपसे खुला पूछना चाहता हूं। डाइकोटमी यही हमारे सिस्टम की है कि इशू ये है कि फौज को आपने समझा हुआ है कि अमृतधार है, फौज वहाँ पर सरहदों में भी बैठी है, फौज इंटरनल सिक्योरिटी भी कर रही है, फौज एनडीएमए का काम भी कर रही है, फौज नाला सफाई भी कर रही है, फौज मीटर रीडिंग भी करवाया यार आप वो भी लोगों ने, सेंसस करवाया, सेंसस करवाया आपने, पोलियो केस में आप आप इस फौज को ले जाते हैं सर, क्या क्या करेगी दुनिया में? डिजास्टर में आते हैं ये फौज, सर सिर्फ डिजास्टर, सिर्फ डिजास्टर। अभी अमेरिका में फौज आई थी जब ये हुए ब्लैक का इंसिडेंट, तो कितना शोर मचा वहाँ पर। सो जब आप उसको फौज को इतना डाइवर्ट करेंगे तो फिर आप ये देखें ना, पहले क्या सिस्टम होता था, पहले फौज के जो कंटोनमेंट होते थे ना 40-50 किलोमीटर दूर शहर से होते थे, आबादी से दूर होती दे विल नॉट गो देयर एट ऑल। अगर कभी वीकेंड पे निकलेंगे तो 2-2 सिपाहियों की टोलियाँ होंगी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, काली ये टोपी, दूर से पता चलेगा फौजी जा रहे, दे विल नॉट मिक्स अप। व्हेन यू इंटरेक्शन आपका ज़्यादा होगा तो फिर ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। आपने डेमोक्रेसी किस लिए लेकर आए हैं? आपके इलेक्शंस क्यों होते हैं? आपके एक 4 लाख की आबादी से एक एमएनए लेते हैं, अवाम क्यों चुनते हैं? ये हमारे नुमाइंदा नेशनल असम्बली में जाएगा, हमारे लिए कानून साजी करेगा, हमारे लिए वहाँ पर कानून बनाएगा और हमें फ़ायदा होगा उसका। ये तो है नहीं। अब इसलिए हम ये कहते हैं कि वो आप मर्दी का अपना ले आते हैं, उसके बाद वो जाता है 10 करोड़ रुपये पहले वो खर्च करता है, वो 20 करोड़ रुपये उसने कमाना भी है, 10 करोड़ उसने ये 10 करोड़ अगले इलेक्शन के लिए कमाने, तो कैसे आएगा? इसीलिए जो आजकल ये झगड़ा चल रहा है ना, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ये चल रहा है, दिस इज जिसको लोग किसी को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए कि वहाँ पर ये नहीं होगा। वहाँ पर अभी आपके पास 200 आपके पास एमएनए हैं, आपने उन्हीं में से मिनिस्टर लेने हैं अभी। उस वक्त उसके बाद 6 करोड़ लोग होंगे पाकिस्तान के प्रेसिडेंशियल थ्रेड में, टॉप के लोगों को वो अपना हायर लेगा कि ये इनको मैं मिनिस्टर लेकर आऊँगा। ये इशूज़ हैं, इसलिए यहाँ पर जब इलेक्शन जो होते हैं उसका सिस्टम ऐसे इवॉल्व करें। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप ऐसे कैंडिडेट्स के लिए कंडीशन लगाएं कि भाई ये एमएनए हमारे इदारे सर वही ना खर्च नहीं होना चाहिए। हमारे इदारे कौन इलेक्शन, हम तो इलेक्शन नहीं ये लड़ेंगे ना, मैं हम तो इलेक्शन नहीं। अब आप बताइए ना, एक चीज कहते हैं गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, मेरिट, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस। एक गवर्नेंस का लफ्ज है सर, मुझे जरा बता दिए सर पाकिस्तान में किस जगह है सर, कहाँ है सर, कौन लोग लग रहे हैं, इदारों के सरबराह का देखिए सर, कहाँ पहुंचे हुए, किस किस्म के लोग। अभी भी मैं कहता हूँ नवाज शरीफ जितना मर्जी बुरा कहते हैं ना, मैं लाहौर से हूँ, लाहौर उसने बना दिया ना, तो कराची को खुदा नहीं वो सर कराची 100% आई एग्री, ही इज पूरा लूटा है। क्यों नहीं बना? He was the chief minister of Punjab, but act like a mayor of Lahore. मेयर ऑफ लाहौर एग्री, ठीक है सर, चलो कर तो गया ना सर। यहाँ का मसला ये था ना, शहर किसी के पास, सर मैं आपसे गुजारिश है, सर मेरी आपसे गुजारिश है, वहाँ पर सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं आए, परवेज इलाही भी आए हैं, खोसा भी आए, जो भी आया उसने सर, ऐसा कराची में क्यों नहीं होता? वजह क्या? और ये तो पैसा देता है, कितना टोटल फंड देता है सर पाकिस्तान का, जो मुझे पता है टोटल फंड 25% नहीं, पाकिस्तान के टोटल जो कलेक्शन 57%। अब बताइए सर, ये वो शहर है जो 57 देता है, और इसको कितना देते हैं सर? 48-48 अरब रुपए, तकरीबन 3000 अरब पाकिस्तान का जो बजट है उसमें कंट्रीब्यूशन कराची से होता है। लेकिन कराची का इंडिविजुअल जो सिंध गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा, वो भी देखें 93%। वो तो मतलब वो देखिए देखिए कराची के नुमाइंदों ने कराची की आवाज ही नहीं उठाई सही से, सच्ची बात बोलता हूँ। मैं सर आपके पास आने से पहले एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ फहीम भाई कि इस वक्त, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जो लेके आया हूँ कि बुनियादी ढांचे में, एक आप तो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं और दूसरा ये कि लाहौर बन गया और हर चीफ मिनिस्टर ने बनाया है, यहाँ तो पीपल्स पार्टी ही की गवर्नमेंट रही है। 2001 का लोकल गवर्नमेंट हम देखते हैं, उसका तो चलो ठीक है, MQM की तरफ सारा गया था, लेकिन 2013 में तो सारा आपके पास है। तो मैं इसके ऊपर ज़रा आऊँगा, ज़रा सा बताइएगा, और ये सवाल भी मैं रखूँगा कि क्या वाकई सर यही सोल्यूशन है? ये जो गवर्नमेंट है, अगर सारा काम इसने फौज से करना है, अभी सऊदीया का मसला हुआ, आर्मी चीफ गए, मसला हल किया, उसके बाद मईशत का मसला हुआ, चाइना गए, उन्होंने हल करके दिया, उसके बाद ये बाकी जितने मैटर्स हैं वो हल कर रहे हैं, सिविलियन सारे मैटर अगर वही हल करेंगे तो फिर इन हुकूमतों की क्या ज़रूरत है सर? ये भी तरह से आप पॉइंट दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। फहीमुज़्ज़मान साहब क्या कहते हैं?
देखिए डॉक्टर साहब, ये गुफ्तगू हमारी फैल रही है। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, अगर मुमकिन समेटे हो, सर, हम आपको कराची के ऊपर अगर देखें हाँ समेट कि कराची का जो है ना, जो आज मसाइल हैं उनका हल क्या है। मैं फिर ये कहूँगा, आपको कराची को एक शहर के तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा। जितने, मैं नहीं कहता कि जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं वो अपनी ज़मीन सरेंडर कर दें किसी को, मगर कराची के बल्दियाती निज़ाम को चलाने के लिए, कराची का बिल्डिंग कंट्रोल को लुक आफ्टर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें आपको एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बैनर अंडर लाना पड़ेगा। देखिए, किसी डीएचए में किसी ऑफिसर को प्लॉट मिलता है, उससे कोई इतराज़ नहीं, जैसे केडीए देती है, रेलवे अपने देती है, वो नहीं, मगर उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको एक इकाई के तौर पे देखना पड़ेगा। नदी नाले अगर कहीं से शुरू होते हैं, कहीं जाते हैं, आप कोई बीच में उसको वो कर देता है, कहीं कोई रोक देता है, ठीक है, सेंट्रली कंट्रोल। इट हैज़ टू बी अंडर मेट्रो। मैं सुपर मेयर की बात नहीं कर रहा। मेयर की तो रिक्वायरमेंट है, वो तो मुख्तलिफ जो बल्दियाती जो आर्म्स हैं या फंक्शंस हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने का है। मेयर का तो पूरी दुनिया में एक सेरेमोनियल वो होता है, ठीक है, मगर शहर मजबूत होता है। देखिए, आप, मुझे कतई कोई एतराज़ नहीं है कि कराची से फेडरल गवर्नमेंट 57 की जगह 67% रेवेन्यू ले जाए, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से 93 की जगह 98 ले जाए। आप कराची को, कराची की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को आप एम्पावर करो, लोकल टैक्सेस लगाने की इजाज़त दो। देखिए, कितने डॉक्टर्स कराची के अंदर टैक्स देते हैं, कुछ नहीं। कितने मोहल्ले, नाला, हमारे यहाँ पानी भर गया, भाई नाली अगर बननी है, जिसने बड़े नाले से जाके मिलना है, तो वो जिस तरह से प्रॉपर्टी बेटरमेंट टैक्स देते हो, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स भी। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 1995-96 में जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, हमने ये बैठ के असेस किया कि कराची में मेडिकल हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लैब्स, यानी जो वो चीज़ें जो मेडिकल वेस्ट जनरेट करती हैं, वो कितनी है? वो तकरीबन 400 बनी। अच्छा, हमने सबको बुलाया और उनके जो मुख्तलिफ एसोसिएशन थी, हमने कहा देखो यार, हम ये चाहते हैं कि मेडिकल वेस्ट अर्बन वेस्ट के अंदर शामिल ना हो, और उसके लिए हम पूरा एक निज़ाम बनाने को तैयार हैं। हम ट्रक्स लाएंगे, उन पे आपको वो देंगे, बॉक्सेस देंगे, ये करेंगे, आपको एक नॉमिनल टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा अगर नहीं राजी होगे तो मैं शहर में तुम्हारे खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करूंगा तो मेरी नानी याद आ जाएगी। सब ने बगैर किसी चू चरा के अग्री कर लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कितना कंटेजियस वेस्ट है, ठीक है। इंसिनरेटर्स लाए, एक उसमें गटर बागीचे में लगना था, दूसरा महमूदाबाद में। पीएमएल के जो एमपीए थे, उन्होंने इतना शोर मचाया कराची का, मैं जो जहर है वो अपने इलाके में वो नहीं उड़ दूंगा। आज नतीजा क्या है? वो सारा का सारा 25 साल पहले जो कोशिश की थी वो नहीं। और कराची में लोग टैक्स देने से कतई, आप दुकानों के ऊपर आप देख लो, आप बिलबोर्ड्स के ऊपर देख लो, आप सड़कों पे देख लो, भाई आपके मोहल्ले से अगर नाजुमात 4 नंबर से अगर पानी निकलने का अगर सिस्टम बनना है तो भाई आप उसको पे करो। अच्छा, दूसरी चीज, आप सारे लोग इंक्रोचमेंट रो रहे हो। मैं आपको गारंटी करता हूं कि कराची के इंक्रोचमेंट जैसे जितने मसाइल हैं उन सब का प्रॉफिटेबल हल मौजूद है। देखिए, सारी दुनिया में क्या होता है, वो ये होता है कि जहां इस तरह से स्क्वाटर्स होते उनको ग्राउंड+3 के बिल्डिंग से बनाया जाता है, स्पेस जनरेट होती है, रेगुलराइज भी हो जाएंगे, पेट्रोल पंप्स भी बनाए जाते हैं, हो जाएंगे, वो टैक्स वो देंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी का पैसा भी देंगे, बिल्कुल सही है, वो जमीनें आपको मिल जाएंगी, आपका सीमेंट, आपका सरिया, आपका कंस्ट्रक्शन, आपकी जॉब, आपकी मैसिव 6000 एकड़ के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कराची का, जो औरंगी से बनारस के दरमियान का जो एरिया 6000 एकड़ के ऊपर है। कराची की 6000 एकड़ की जमीन की वैल्यू आप समझते हैं? कराची में झगड़ा क्या, वसाइल और जमीन का ही है ना यार। जिसके पास सारी जमीन है, जिसके पास वसाइल है, वो अपनी अकल नहीं अप्लाई करने चाहिए। तो मैं तमाम लोगों से, मैं अस्करी क़यादत से भी, बड़ी शर्म की बात है कि मैं अस्करी क़यादत से कोई रिक्वेस्ट करूं, क्यों नहीं सर? मैं सिविलियन और सिविलियन
जो सर हमारी फौज है, हमारी क़यादत है सर, हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। मैं अपनी फौज को अपने बॉर्डर्स पे मैं एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी पे देखना चाहता हूं। मैं उनसे नदी नाली और ये नहीं कराना चाहता। फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कराची के अंदर केपीटी अपने प्लॉटिंग करे, मगर जब घर बन जाता है तो उसका जो टैक्सेस है वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास, सारी दुनिया में ये होता है। देखिए ना, मेरा घर है सर, मेन रिस्पॉन्सिबल टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। कौन है जो सबसे ज्यादा इन मसले को सॉल्व करेगा? मेरी और आपकी समझ है। देखिए, फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट मीडिया है। अगर आप लोगों को ये बताएंगे, जिस तरह से हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि देखो ये मसाइल का हल यहाँ है, बुलडोजर चला के कच्ची आबादियों को खत्म करना मसला नहीं है, नालों को चैनलाइज करने की जरूरत है। कौन करेगा सर? सिर्फ ये बताइए इस वक्त काम किसका है सर? देखिए, बुनियादी तौर किसके पास है सर? वही करेगा ना? नहीं, ये मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि सिंध गवर्नमेंट की जमानत है, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, बिल्कुल सबसे बड़ी जिम्मेदारी, समझ की जरूरत है, सबसे बड़ी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। टाइम बिल्कुल प्रोविंस की जिम्मेदारी है, लेकिन इख्तियारात आप कराची शहर या कोई भी वो तो फिर डिसेंट्रलाइज करें, लोकल बॉडीज के दो सबके लिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो जाता है नाज़रीन। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।